Now coming to the absorption of iron, as we have taken it through the diet. In the diet we have in the form of ferric and in the form of heme. Now it is the lumen, it is the mucosal cell, and it is the blood. Now these are the mucosal surface, okay, which shows some finger like projections. So it is not our point of concern. Our point of concern is the absorption of iron. So starting from this, we have ferric and ferrous state. Fe2 plus is a ferrous state. We have to know it in our mind that जो फेरिक फॉर्म है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द फेरस फॉर्म, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए. अब ये जो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की इस फॉर्म में कन्वर्जन होना होता है, ये होना होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी की हेल्प से. ठीक है, विटामिन सी हेल्प करेगा इसकी रिडक्शन में. या तो ये डायरेक्ट इससे हो जाए, या तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो इसकी म्यूकोसल सेल की जो हमारे पास लाइनिंग है उसमें हमारे पास एक यहाँ पे सब्सटेंस है. क्या सब्सटेंस है ये? ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी. ये क्या करता है, इस आयरन की जो फेरिक फॉर्म में है उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी. अब हमने फेरस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया. अब हमें इसको करना है ट्रांसफ़र. नाउ वी हैव टू मेक इट इन द एब्जॉर्वेबल फॉर्म. सो एब्जॉर्वेबल फॉर्म तो हो चुकी, अब हमें इसको करना है ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है DMT1. DMT1 मीन्स डाई मेटल. कहाँ गया ये रहा, DMT1 है डाई मेटल ट्रांसपोर्ट 1. इसकी हेल्प से ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है, इसकी हेल्प से जो फेरस है ये अंदर आ गया. और एक तो ये तो था हमारे पास फेरिक. अब ये जो हीम है ये हीम ट्रांसपोर्टर की हेल्प से अंदर आया हीम, और ये एक एंजाइम है अंदर एक्ट करेगा हीम ऑक्सीजनेज. नाउ दिस हीम ऑक्सीजनेज विल हेल्प. अब हीम में हमारे पास सिर्फ हीम ही नहीं होता, मतलब कि हीम जो हमारे पास है वो सिर्फ आयरन का ही नहीं बना होता, उसमें अपनी पोरफायरिन रिंग होती है. हमें ये पता है कि ये कहाँ से हीम है, उसमें पोरफायरिन रिंग भी है और उसमें आयरन भी है. और वो आयरन किस फॉर्म में है, Fe2 प्लस की फॉर्म में है. तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है उसको करने की, पर इसमें से पोरफायरिन जो हटाने का काम होता है वो हटेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. सो वी गॉट दी आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस. नाउ अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. अब या तो हम इसको स्टोर कर लें या हम इसको यूज़ कर लें और ट्रांसपोर्ट करा दें, ताकि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकें. इफ़ यू वांट दैट इट कैन बी स्टोर्ड, सो इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक. ठीक है, फेरिक की फॉर्म में स्टोर होएगा, Fe3 प्लस की फॉर्म में ये स्टोर होएगा. और एक और इसके साथ चीज़ लग गई है जिसका नाम है फेरिटिन. दिस फेरिटिन और Fe3 प्लस दोनों मिलके इकट्ठे रहेंगे और ये इसको बना देगी इन द स्टोर्ड फॉर्म. अब एक तरीका तो ये होगा कि ये स्टोर होगा. अब दूसरा ये चलते हैं हम कि ये इसको यूटिलाइज़ होना है. अब अगर इसको होना है यूटिलाइज़ तो इसको इस सेल से बाहर निकलना पड़ेगा. बाहर निकलना है तो यहाँ पे भी हमें एक प्रोटीन चाहिए ताकि ये बाहर आने दे इसको. सो फॉर डैट पर्पज़ वी हैव द नेम, वी हैव द प्रोटीन, वी हैव द ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, फेरोपोर्टीन. फेरोपोर्टीन इसका नाम है. ये इस फेरस फॉर्म में से बाहर निकल गया. यहीं पे हमारे पास इसी के साथ, इस प्रोटीन के साथ अटैच एक और प्रोटीन है जिसका नाम है हिफेस्टीन. एक होता है हमारे पास हेप्सिडीन. डोंट कन्फ्यूज़ इट विद दिस बिकॉज हेफेस्टीन और हेप्सिडीन नाम दोनों सिमिलर हैं, बट डोंट कन्फ्यूज़ इट विद दैट. सो वी नाउ जो यहाँ पे हमारे पास अटैच है उसमें क्या है, हिफेस्टीन है, ना कि हेप्सिडीन है. ये नहीं है हमारे पास, वी हैव द हेफेस्टीन. अब ये इसका क्या काम होता है, इसके साथ ही अटैच है. जैसे ही आयरन बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ फेरस, अब ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होता है ये Fe3 की फॉर्म में. सिर्फ ये जो अंदर एब्जॉर्ब आने का काम होता है, और जो इसके अंदर ये है, अंदर आने के लिए हमें सिर्फ चाहिए होती है फेरस, सिर्फ इस काम के लिए. और बाकी चाहे हमें स्टोर करना हो चाहे ट्रांसपोर्ट करना हो, उसके लिए हमें चाहिए होती है फेरिक फॉर्म. सो Fe2 प्लस विद द हेल्प ऑफ दिस हिफेस्टीन गेट ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ फेरिक. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक, मतलब अब इसको हमें ट्रांसफ़र करना है. तो ये सिंपली खाली ये तो है नहीं कि अकेला अकेला चल दूँ और इसको सब कुछ नहीं पता इसका रास्ता वगैरह. तो ये क्या करता है, ये अपने साथ एक साथी को लेके चलता है अपने साथ. उस साथी का नाम क्या है, एपोट्रांसफेरिन. अब ये साथी जिसका नाम है एपोट्रांसफेरिन और फेरिक दोनों मिलेंगे और अपनी मंजिल बना लेंगे ट्रांसफेरिन. ठीक है, ट्रांसफेरिन बन गया. अब एंड इट इज़ व्हाट
इट इज़ बेसिकली द ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, ये हो चुका हमारा एब्जॉर्प्शन और उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ से शुरू होगा और ये होगा इसकी स्टोरेज फॉर्म। सो आगे हम देखते हैं, अब आगे कंटिन्यूइंग फर्दर अब हमने देख लिया कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि उसमें जो हेफेस्टीन है वो इसकी फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी करा, मतलब जो वो बाहर निकला था इन द फॉर्म ऑफ फेरस उसको वो कन्वर्ट करा था इन द फॉर्म ऑफ फेरिक, और वो एपो ट्रांसफेरिन के साथ लग के अपना ट्रांसफेरिन में मतलब अपनी ट्रांसफरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम अपनी रेगुलेशन। हर एक चीज़ की रेगुलेशन इज़ मस्ट। तो इसकी जो रेगुलेशन होती है हमारे पास आयरन की, जो रेगुलेशन होती है ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, उसको एक थ्योरी के हिसाब से बताया गया है। अब ये थ्योरी क्या है, इसका नाम होता है म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। MBBS के फर्स्ट ईयर के लेवल पे तो सबको मतलब हर एक लेवल पे ही आनी चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक है, वाइवा वगैरह में भी बहुत ईजिली पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इसका एक तो वन वे ट्रांसपोर्ट है, वन वे रेगुलेशन है इसकी। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में एक तो पहले से इसके 4 ग्राम स्टोर हैं, वन वे का मतलब बता रही हूँ मतलब, ठीक। और इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है 20 mg के आसपास। एक्सक्रीट हो रहा है ये 0.5 to 1 मिलीग्राम के आसपास, मतलब कि हमारे पास आने के मतलब जाने का स्टोर तो बिल्कुल ही कम है एक्सक्रीट होने का, पर जो आ रहा है डेली का और जो स्टोर है बॉडी में वो ज़्यादा है, मतलब इसकी वन वे रेगुलेशन है। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारे म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी। म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक चीज़ होती है, तो मतलब बेसिक सा कंसेप्ट लगाया है, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। वो बात क्या है, वो बात ये है कि हमें ये पता है कोई भी जनरल सा चीज़ है, अगर मान लो आपकी बॉडी में ये कोई सेल है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी जो चीज़ है ज़्यादा पड़ी हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, ये कुछ है ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, अगर वो पहले हम मतलब उसको ले रहे हैं ज़्यादा, सेल में ये ज़्यादा आ रही है और बॉडी में इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो क्या करेगा, तो उसको स्टोर करने लग जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ ये बात है नहीं बताने की, पर बेसिकली क्या है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हम आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हम आयरन को ट्रांसफ़र करते हैं, ये दोनों अपनी एक अलग अलग मतलब रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, अभी मैं इसको समझाती हूँ। पहली बात तो ये कि इसमें जो, इसको मैं अच्छी तरह समझाऊंगी, पर पहले ये बात याद रखनी होती है कि रेगुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट होता है हेप्सिडीन, जो मैंने अभी बताया था, जो हमें हेफेस्टीन से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, अब जो म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी मीन्स म्यूकस सेल से, म्यूकोसल सेल से ये रिलेटेड है। ठीक है, वो जो कंट्रोल करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन, मैंने डायग्राम में दिखाया था। ठीक है, जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो ब्लॉक हो सकता है अगर आयरन स्टोर बॉडी में एडिक्वेट है तो, और अगर सीरम में आयरन लेवल हाई है तो। इसका मतलब अब अगर हम ये सेल है, सेल में अगर आयरन पहले से ही पड़ा हुआ है तो इसको और लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको और एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अगर और ज़्यादा ले लेगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो डिजीज़ हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास एडिक्वेट आयरन के मतलब लेवल है सेल के अंदर और सीरम में आयरन लेवल हाई है, तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन कर देना है बंद, ब्लॉक। और अगर हमारे पास आयरन के लेवल कम है, सीरम आयरन लेवल के जो लेवल है वो बिल्कुल कम है, तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन कर देना है ज़्यादा। दिस इज़ द म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है हेप्सिडीन। अब जो हेप्सिडीन है, ये जो प्रोटीन, ये हेप्सिडीन होता है एक 25 अमाइनो एसिड का लॉन्ग प्रोटीन, जो कि सिंथेसाइज होता है फ्रॉम दी प्रोहेप्सिडीन। ये जो प्रो है ये होता है 84 अमाइनो एसिड का, और जो दूसरे वाला है ये होता है 25 अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब ये हेल्प करता है, हेल्प किस वे में करता है, ये हेल्प करता है इन द रेगुलेशन ऑफ फेरो प्रोटीन। मैंने बताया था कि जो हमने डायग्राम देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें इस डायग्राम के इस साइड हमारे पास 2 प्रोटीन लगे हुए थे। यहाँ पे इस वाले का नाम क्या था, फेरो प्रोटीन था, और इस वाले का नाम था हेफेस्टीन। अब जो हमारा हेप्सिडीन आया, नया मेंबर आया जो फैमिली में, हेप्सिडीन, वो एक्ट करता है ऑन दिस लेवल, फेरोपोटीन के लेवल पे। अगर बॉडी में हमें आयरन ज़्यादा है
मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कराना, मतलब उसको यहाँ से बाहर नहीं निकालना ताकि वो यहाँ पे ना चला जाए। मान लो 2 सेल्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये वाला वो म्यूकोसल सेल है जहाँ पे हमारे पास फेरोपोर्टिन है और यहाँ पे हेपेस्टीन है। और ये वाला सेल है जिसके पास आयरन का स्टोर बहुत ज़्यादा पहले से ही है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो नया बड़े वाला फैमिली मेम्बर है उसने क्या करा, ये जिसका नाम क्या है, हेप्सिडीन। उस हेप्सिडीन ने इस फेरोपोर्टिन के ऊपर आके एक्ट करा ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकले। वो बाहर ही नहीं निकलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो मतलब उसके लेवल मेंटेन रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी बॉडी में। बस ये है छोटी सी बात म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी की। तो ये एक्ट कहाँ पे करता है, एट द लेवल ऑफ फेरोपोर्टिन। ये फेरोपोर्टिन में इंटरनलाइजेशन कराता है, उसकी डिग्रेडेशन कराता है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देता है कौन, हेप्सिडीन, फ्रॉम द म्यूकोसल सेल, मैक्रोफेज एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा, ताकि आयरन लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाए। और ये अब नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात है हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है इसका, मतलब हाउ इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द होल होम्योस्टेसिस ऑफ द आयरन मेटाबॉलिज्म। तो वो उसको हम देखते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, उससे पहले एक और हमारे पास ये है, हमारे पास इस पूरी फैमिली का दादा, ठीक है। इसके भी पापा बैठे हुए हैं ऊपर। कौन है वो, जिसका नाम है हमारे पास होमोजुवलिन। ये जो होमोजुवलिन है ये क्या करता है, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसका हेप्सिडीन का, इस हेप्सिडीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रोटीन बना रहा है, उसका कोई जीन एक्सप्रेस वगैरह, तो जो उस जीन एक्सप्रेशन के लेवल पे एक्ट कर रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाथवे है जो इसके हेप्सिडीन के पाथवे को कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें से जो एक है हमारे पास वो है हीमोजुवलिन। ये जो हीमोजुवलिन है इज़ वन सच प्रोटीन क्रिटिकल इन द हेपेस्टीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बहुत सारे टिश्यूज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे कि लीवर मसल्स पे, हार्ट पे, मैक्रोफेजेस पे, ठीक। अब जो ये हीमोजुवलिन है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस करेगा इन आयरन डिपेंडेंट मैनर में। और मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब इसको बनाने वाले भी कोई जीन होगा, वो जीन होगा, उससे mRNA बनेगा, उससे फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। प्रोटीन बन चुका, उसके बाद इसमें प्रोटीन बनने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन होंगी होमोजुवलिन में और वो इंड्यूस करेगी इस हेप्सिडीन की सिंथेसिस को। सो ये मतलब टोटल स्टोरी क्या है हमारे पास कि हमें अगर म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी में अगर हमारे पास आयरन का स्टोर पहले से ही एडुकेट है, इफ़ वी हैव द एडिक्वेट स्टोर, सो वी डोंट वांट दैट एक्स्ट्रा आयरन विल फर्दर कम। To prevent this, we have to block this pathway, the ferroportin. For this, we have to use the hepcidin. Now, this hepcidin will block the ferroportin so that it can be absorbed. But it was also supervised by the homojuvelin. It is one of the protein that controls the expression of hepcidin. It undergoes the post-translational modification which induces the synthesis of hepcidin, which will further act on this process. So this is the mucosal block theory. Now we will come to another important topic, how the intracellular iron homeostasis take place, ठीक है। अब हमें कुछ भी होम्योस्टेसिस की बिल्कुल जड़ पे जाते हैं। जड़ कैसे जाएंगे, जड़ में कैसे जाएंगे, उसका जो mRNA का लेवल है, उसका जो ट्रांसलेशन का लेवल, हम उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमें क्यों किसी और फसाद में फंसना है, नहीं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डायग्राम ही देख लेते हैं सीधा। देखो